हमको देखने को मिलते हैं जब हमारी वसुंधरा में, हमारी मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सारा जितना भी पौधों का पोषण है वो हमारा इन जो ऑर्गेनिक मैटर है उसी के आसपास घूमता है। कल हमने ये भी चर्चा की थी कि हमारे जो पौधे होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कि जो शरद भैया ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि हम यूरिया तो थोड़ा सा देते हैं, पर हम उत्पादन जब लेते हैं तो 20 क्विंटल 50 क्विंटल, और 20 क्विंटल तो हम अनाज का लेते हैं, उसके साथ हम उतना ही उसका जो बाई प्रोडक्ट है, जैसे हमने गेहूं लिया 20 क्विंटल, तो 20 क्विंटल ही हमारा जो उसका एक्स्ट्रा होता है, 20 से 22 क्विंटल करीब उसका एक्स्ट्रा होता है। और मक्के में अगर हम 30 क्विंटल ले रहे हैं तो 50 क्विंटल उसका एक्स्ट्रा होगा। तो ये अलग अलग फसल के हिसाब से ये रेशियो कम ज्यादा होता रहता है, पर हम जितना जमीन में डालते हैं तो उससे कई गुना मात्रा में हम जो हमारा उत्पादन लेते हैं। आदरणीय दिनेश जी सहवाल भाई साहब, आपका एड्रेस था जी भाई साहब। जी ये गलती से हो गया आदरणीय, आप आगे निरंतर बने ही रहिए। जी जी जी। तो हम जो ऑर्गेनिक मैटर की, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है, पूरा शरीर, जो चाहे हम प्रोटीन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, वसा की बात करें, ये सब कार्बन के अलग अलग प्रतिरूप है, और इनमें अलग अलग तरह के जो क्या कहना चाहिए कि तत्व जुड़ जाते हैं, या इसकी कार्बन अलग अलग रूप से पानी के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है और अलग अलग तरह के पदार्थ बनाता है। इसके अलावा जब ये जो शरीर में प्रोटीन होता है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ जाता है, तो नाइट्रोजन जो जुड़ जाता है, ये नाइट्रोजन हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। और सारे शरीर का जो ज्यादातर भाग है किसी भी प्राणी का, वो प्रोटीन से बनता है। आपकी मांसपेशियां, आपकी दूसरे चीजें, हम सिर्फ हड्डी को छोड़ दें तो वहां पर आपका कैल्शियम ज्यादा है। बाकी हड्डी के अलावा बाकी जितना भी भाग है, हमारी मसल्स जो है, हमारी मांसपेशियां जो है, ये पूरी की पूरी हमारी इन प्रोटीन की बनी हुई है। और इसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर को बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर की क्रियाविधि को भी चलाने में मदद करते हैं। चाहे हम शरीर में हार्मोन की बात करें, चाहे हमारे जूस की बात, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, तो इनमें भी ये सब जगह पे हमारे अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं जो भोजन को पचाने से लेके भोजन को अवशोषित करने में भी इन्हीं जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज हमारे शरीर में चलती है, उसमें नाइट्रोजन ही सबसे बड़ा रोल है। और ये क्योंकि नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता, तो इसीलिए जब भी हम खेत में बात करते हैं तो नाइट्रोजन तत्व जो है वो हमें सबसे ज्यादा लगता है, और दूसरे तत्व हमें कम मात्रा में लगते हैं। तो ये जो दूसरे तत्व हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी जो पौधों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें सपोर्ट करते हैं। कुछ मात्रा में जैसे फास्फेट है तो ये आपके हड्डियों में इकट्ठा होता है। दूसरा, ये विभिन्न प्रकार की जो हमारी शरीर की क्रियाविधि होती है उनको एक्सीलरेट करने में मदद करता है, उनको बढ़ाने में मदद करता है, उनको उत्प्रेरित करने में मदद करता है। तो इस तरह अलग अलग तरह के जो तत्व हैं वो हमारे शरीर में अलग अलग तरह से कार्य करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम इन भोजन करते हैं और भोजन में हम जो अन्न ले रहे हैं उसमें अगर इनमें से किसी तत्वों की कमी वाला अगर भोजन हम ले रहे हैं तो वो भी हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं असर डालता है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। तो इसीलिए जो गोबर की खाद की बात होती है, अगर हम जमीन में गोबर की खाद दे रहे हैं तो जो उत्पादन निकलेगा उसमें सभी प्रकार के तत्व जो हमें आवश्यकता है, पौधों को तो 17 की आवश्यकता होती, हमें ज्यादा की आवश्यकता होती, तो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व है वो सब तरह की चीजें वहां उन पौधों में उपलब्ध होती है, और वो जो हमको उत्पाद मिलता है उससे हमारे शरीर का पोषण अच्छी तरह से होता है। तो ये
हमको और ये सारे पोषण के लिए कहीं ना कहीं जो पौधों के पोषण के लिए जो भूमि का कार्बन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा इसका भागीदारी होती है कि पौधे को किस तरह से जो हमारा दूसरे पोषक तत्व है वो मिले। तो ये कुछ जो हम चीजें कल जहां पर हम थे वहां तक हम कुछ बातें हमने की है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय बनेश सिंह भैया से कि आप अपनी बात अगर जुड़े हैं तो अपनी बात रखें बायोचार के ऊपर, शुरू से बताएं प्रक्रिया, ताकि हमारे सदस्य समझ सके किस तरह से हम बायोचार बना सकते हैं। बनेश सिंह आर्य जी। जी आदरणीय जी जी, सदन को कोटि कोटि नमन। जैसे अपने क्षेत्र में किसान आग लगाते ना, तो उस विषय को गंभीर रूप से मैं हमेशा देखता था कि इसका क्या विकल्प ढूंढना जाए। तो मैंने एक बार अपने गुजरात का जो सहजीवन ग्रुप है उसकी टीम के द्वारा जो मैंने उनका फोटो वीडियो देखा, तो उनसे मैंने निवेदन किया कि क्या प्रकृति से वेस्ट कचरा जो निकलता है हमारे सभी प्रकार की लकड़ियों का, उनका क्या विकल्प है। तो उन्होंने बताया कि ये बायोचार का ही विकल्प है और हम लोग हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने उनके सामने विषय रखा तो उन्होंने मेरे तक वो बायोचार बनाने की सामग्री पहुंचाई। और हमारे क्षेत्र में संतरे की फसल अधिक है खेतों में और लकड़ी अधिक मात्रा में निकलती है, तो किसान उसको कटवाते, तो उनका सही उपयोग कैसे किया जाए उसके माध्यम से फिर मैंने किसानों से बातचीत किया और वहाँ पे बायोचार बनाने का काम शुरू किया। बायोचार बनाने का जो काम है वो उसका जो फंडिंग मिलता है वो कार्बन क्रेडिट के द्वारा मिलता है। एक वराह कंपनी करके है जो उनके द्वारा हमें वो फंडिंग प्राप्त हुआ था, यानी कि उसकी लेबर कॉस्ट जो भी आती है वो, और ट्रैक्टर से वाहन से जो भी आवागमन और लकड़ी की कटिंग वगैरह का ये खर्चा मिलता है। और उनको फिर खेत की मिट्टी में प्रोसेस करने के लिए भी वो सारे जियो टैग करना पड़ता है, फोटो वीडियो बनाना पड़ता है। बायोचार बनने के बाद में जो उसको डिकम्पोज करना है या मिट्टी में मिलाना है, उसका 100 किलो बायोचार और 500 केजी गोबर में वो मिक्स करके 15 दिन तक रहने देना है। और पानी के रूप में उसके ऊपर अमृत जल छिड़क करके उसको बार बार अल्टा पल्टा करते रहना है। फिर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जैसे भी किसान की आवश्यकता अनुसार फिर वो अपने अपने खेत की मिट्टी में उसको डाले। तो उसका परिणाम अभी तो हमने पहले साल उपयोग किया, अभी आने वाले तो साइंटिस्ट वगैरह जो बता रहे हैं कि इसका असर 50 सालों तक रहता है। पानी की सोखने की क्षमता वो मिट्टी में बढ़ा देता है और कार्बन की हमेशा कमी को वो पूर्ति करता रहता है। ऐसा हमने प्रयास किया, पर उसका परिणाम जो है अभी अभी हम हमारे क्षेत्र की जो अपने भारत की सबसे बड़ी गो अभ्यारण्य है वहाँ पर प्लांटेशन में कर रहे हैं और उनका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहाँ बायोचार से हम पौधे लगाते हैं या प्रोसेस करते हैं, तो कैसी भी मिट्टी हो उसमें वर्ष भर में या गर्मी में अधिकतम 3 या 4 बार ही पानी देना पड़ता है। बाकी को पानी को आसपास सोख के रखता है और हवा से भी वो पानी सोखता है बायोचार। ऐसा उनके साइंटिस्टों द्वारा मैंने सुना है। इतना कार्य हमने अभी तक किया हमारे क्षेत्र में, कार्बन के क्षेत्र में। जी आदरणीय। बेनी भैया, कितने किलो से कितने किलो बायोचार बन जाता है? 15 कुंटल लकड़ी, 12 से 15 कुंटल लकड़ी के बीच में 250 केजी बायोचार हमने बनाया। जो हमारे पास वो जो उन्होंने कुंटी दी थी लोहे की बनाने की, उसमें एक नाप था, वो खेत में इतना इतना लकड़ी जलती है और इतना बायोचार बनता है। यानी कि 80 जी जी। प्रतिशत 80%, 20% ही छूटता है वो। अपने 10 कुंटल जो खेत का वेस्ट वेस्ट निकलता है, जैसे धान की पराली है और जैसे सरसों की पराली है, इनसे कैसा बनता है? आदरणीय, इनका प्रैक्टिकल तो मैंने नहीं किया, पर मैं क्या करता हूँ कि जब वहाँ पे जो जैसे संतरे का खेत हो गया, ये लेंटिना की जो झाड़ियां हो गई, इनको मैंने उखड़ के बनाया था। तो जब हम शुरू में उसको जलाने के लिए जो बारीक पत्तों का उपयोग करते थे ना, तो बारीक पत्ते के ऊपर अगर अधिक मात्रा में अगर लकड़ी डाल दी जाती थी, तो वो बारीक पत्ते भी ऐसे ऐसे सूखे, आधे जले और आधे सूखे रह जाते थे उसके अंदर। क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ना रहती थी उसके अंदर, बहुत कम मात्रा में रहती थी। तो कहने का मतलब मेरा कि ये प्रकृति में जो भी वेस्ट कचरा निकलता है, अपना गेहूं की पराली, धान की पराली
या कोई भी कचरा का निकलता है, इनसे बहुत आसानी से बायोचार बन सकता है। उसमें क्या है, उसमें सिस्टम ऐसा रहता है कि उसमें आग लगा दो और धीरे 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 उसके ऊपर लकड़ी या कचरा जो भी वो धीरे धीरे डालता जाए, वो आध कचरा जलता जाएगा और नीचे बैठता जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसे करते करते वो कुंटी रहती थी, वो उसकी चौड़ाई लगभग 6 फीट थी और ऊंचाई भी 5 फीट के लगभग थी उसकी, और 6x6 की उसकी गोला आकार थी, और नीचे थी उसकी 2x2 की गोला आकार, जो लोहे की जो कुंटी बनी थी उसमें। वो उसमें वो वेस्ट कचरा डालते जाओ, वो जलते जाएंगे, भरते भरते पूरा भर जाए, और उसमें तुरंत टैंकर की व्यवस्था रेडी रखना पड़ती है अपन को। उसको तुरंत पानी छोड़ दो तो तुरंत आग से वो पानी से वो आग बुझ जाती है। नहीं तो फिर हवा लगती है साइटों से, तो फिर वो राख बन जाती है धीरे धीरे। वो बायोचार की प्रोसेस ऐसे पूरी होती है बनाने में। जी आदरणीय। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बायोचार के बारे में जो आपने बताया। तो ये एक्चुअली में आपको जब हम बायोचार की बात करते हैं, तो बायोचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम बिना ऑक्सीजन की कंडीशन में इसको जलाते हैं। तो सामान्यतः इसमें जो हार्डवुड है उनका उपयोग किया जाता है, थोड़ी टहनियाँ हो, थोड़ा सा जिसमें हार्डवुड हो, तो इसका उपयोग किया जाता है। और अभी पैरा वाला जो है ये निश्चित रूप से शरद भैया जिसकी बात कर रहे हैं, इस पे अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक जो बायोचार बना है, जो जितने भी लोगों ने काम किया है, इस तरह की जो फॉरेस्ट से जो लकड़ी होती है, जैसे सबसे ज्यादा ये लेंटाना के लिए लोगों ने काम उस पर काम किया है, और इस तरह की जो हमारे खेती के लिए अनुपयुक्त है, इस तरह की लकड़ियों को पहले काटते हैं, सुखाते हैं, फिर उसके बाद उसको बायोचार बनाते हैं। तो ये इस तरह का मुझे जो सर, ये जो बायोचार है, जैसे अपन मान लो संतरे में डाल रहे हैं या सब्जियों में डाल रहे हैं, तो कितने दिन में एक्टिवेट हो जाता है, वो प्लांट को मिलने लगता है उससे? भैया ये देखिए, बायोचार जो है, बायोचार से कुछ मिलता नहीं है। ये एक तरह का कार्बन है जो आपकी जमीन को सपोर्ट करेगा। मैं अभी थोड़ा सा इसको देख रहा था गूगल पे, तो बायोचार अगर एक्सेसिव आप जमीन में डालते हैं तो इसके रिजल्ट आपको उल्टे भी मिलते हैं। ऐसा मैं अभी इसी को पढ़ रहा था साथ में। तो इसके रिजल्ट जो है, ये एडवर्स इफेक्ट भी है, कुछ उस तरह की बात भी इसमें आ रही है। तो बायोचार को अगर आप जमीन में ज्यादा डालते हो, या मटेरियल ऐसे मटेरियल से बना हो बायोचार जो जमीन के लिए नुकसान कर रहा हो, तो उसमें वो भी इसमें ये कहा जा रहा है कि वो भी आपकी फसल के लिए, सॉइल हेल्थ के लिए नुकसान कर सकता है। तो मटेरियल में कोई ऐसी चीज ना हो, प्लास्टिक वगैरह कोई इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि कार्बन तो वहां पर भी है, जो जहां प्लास्टिक वगैरह की बात है, पॉलीइथिलीन है ये, तो इनमें भी कार्बन है। तो ये भी आपकी जो है, अगर जमीन में जाएंगे तो अलग तरह की चीजें पैदा करेंगे, तो इनका उपयोग ना हो। और ये जो हमारा बायोचार है, इसके ये आपकी जमीन की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, मतलब जल धारण क्षमता बढ़ाता है। जो पोषक तत्व है उसको लीच नहीं होने देता, मतलब जमीन में नीचे नहीं जाने देता। ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनको रिड्यूस कर, उनको जो जमीन से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, मीथेन वगैरह, जो हमारा का जो अंदर हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, तो उनको वो गर्म होते हैं, और गर्म होने से उससे मीथेन निकलती है। तो जमीन से भी हमारी मीथेन निकलती है, तो उसको भी ये रोकता है और जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह का इसमें दिया हुआ है। जी सर। जी भैया, और कोई इसमें कोई अपनी बात रखें? तो बायोचार को सर निरंतर डालते रहना चाहिए खेतों में? हाँ, इसको डाल सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं, पर जैसा मैं अभी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत इसकी जानकारी नहीं है। मेरे मित्र हैं वहां पर, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस में, वो वहां पर थे पहले प्रिंसिपल साइंटिस्ट, अब वो जबलपुर में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। तो एक बार मैं उनसे सर, इसका जो भोपाल CI में भी है, हम लोगों ने एक बार ट्रेनिंग ली थी अभी,
जी तो जी उसमें भी बायोचार के विषय में काफी बताया गया था सर उसमें। हाँ हाँ लेकिन सर अभी मतलब इससे कैसे पौधों को फायदा मिलता है, और कितने, किसी ने बताया कि सर ये अपघटित होने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें अभी तक बहुत अच्छी क्लियर नहीं हुई दिमाग में कि जो हम बायोचार डालने से हमारे प्लांट को, जमीन तो सुधर रही है हमारी, पर हमारे प्लांट को क्या फायदे होते हैं, ये अभी सर। भैया वही बात कि ये आपको सीधे आदरणीय सीधे न्यूट्रिशन आदरणीय नहीं देता है। जी भैया। आदरणीय, जैसे क्या होता है कि बायोचार को अपन बना तो लेते, बनाने के बाद में अगर उसको बिना प्रोसेस से डालेंगे तो फिर वो तो जमीन में नुकसान करेगा। उसको प्रोसेस करने के लिए जो पद्धति है वो मैंने बताया ना, जैसे कि 100 किलो बायोचार लिया, 500 केजी गोबर, और उसमें पानी के बदले में अमृत जल बना करके उसको अपन ने प्रोसेस कर दिया, 15 से 20 दिन उसको रख दिया। फिर वो एक प्लांट या पेड़ पौधे या संतरे के बागवानी या बागवानी फसल में तो अधिकतम 5 से 10 किलो के बीच में वो उस बागवानी के साइड में, गड्ढे के साइड में वो डाला जाता है। और डालने के और उसके फायदे जो अभी तक मेरे अनुभव में आए और मैंने जहाँ तक हासिल किया वो ये है कि डालने के बाद में वो पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है, और पानी की बहुत कम मात्रा लगती है उस प्लांट में। या अपन खेत में भी डालेंगे तो खेत में भी पानी का रिचार्ज करने का सिस्टम है वो 80% तक बढ़ जाता है। और जहाँ फसल में 3 या 4 पानी लगते हैं वहाँ 2 पानी में अपना काम हो जाता है। ऐसा इसका परिणाम अपने सामने देखने को मिल भी रहा है। और ऐसा जो साइंटिस्टों ने अपन को ट्रेनिंग दिया था, जो अपन को मार्गदर्शन किया था, उन्होंने भी मुझे ऐसा ही बताया था। जी आदरण। जी जी यही बात जो आपने कही ना भैया, वही बात है उसमें कि कार्बन जो अगर जमीन में जा रहा है तो वो पानी की जल धारण क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है मिट्टी की, उसको बढ़ाएगा। और ये जो जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो ये निश्चित रूप से पौधों को जो सपोर्ट देती है और आने वाले। जैसे अपन ढेंचा लगाते हैं या सन लगाते हैं, या इसमें उन्होंने आजकल ये बोलने लगे कि कुछ सूरजमुखी भी लगाओ, कुछ बरबटी के भी आप इसमें डालो, और फिर आप 45 दिन में उसकी कटिंग करके उसमें मिक्स करो। तो ये जो प्रैक्टिसेस नई आ रही हैं सर, इनसे हम लोगों को कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए भैया, ये जो अभी जो लोग बोल रहे हैं सूरजमुखी लगाओ, दूसरी चीज लगाओ, तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो सॉइल के दूसरे पोषक तत्व, जैसे सल्फर है, अगर हम तेल वाली फसलें लेती है तो ये सल्फर ज्यादा लेता है, तो इसकी रिसाइकिल करने का तरीका हो सकता है। अभी इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। ग्रीन मैन्योरिंग में जो भी फसल अभी तक रिकमेंड की जाती है उसमें लेग्यूम की ही बात की जाती है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो इसमें लेग्यूम की ही बात की जाती है। और दूसरी फसलें जो तेल वाली फसलें हैं, ये अभी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे अभी उसमें एक वो आया था अभी प्री इमर्ज, ये अपना प्री मानसून ड्राई सोइंग, तो उसमें भी कई तरह के बीज उन्होंने कहा कि आप 4 अलग अलग मतलब जो आपके जो अनाज की फसलें हैं उसके बीज ले लें, 4-5 तरह के अनाज ले लें, 4-5 तरह के तेल ले लें, 4-5 तरह के दालें ले लें। इस तरह के बीजों को इकट्ठा करके एक साथ बोने की उन्होंने बात की थी, जिससे आपकी जमीन की जो उर्वरता है वो बढ़े। तो ये अभी में है, अभी कुछ आया सर नहीं है। माइक्रो राजा का क्या इसमें वो है सर? माइक्रो राजा जो है माइकोराइजा उसका क्या? भैया, हाँ माइकोराइजा के बारे में मैं बताऊं। माइकोराइजा एक तरह का सिम्बायोटिक वो है। ये जो एक तरह का फंगस है जो सिम्बायोटिकली आपके जो पौधे होते हैं उसके वेस्कुलर बंडल किसको बोलते हैं? पौधे के आसपास जो एक रिंग होती है जिससे पानी ऊपर जाता है, तो ये इसको बोलते हैं। इसमें ये सिम्बायोसिस करके रहता है। तो ये जमीन जो रूट सिस्टम में जमीन में रहता है, और ये साथ में जो फास्फोरस है उसको घोल के पौधे को देता है, और कुछ नाइट्रोजन भी देता है। पर फास्फोरस मेन इसका है माइकोराइजा का। जैसे हम राइजोबियम की बात करते हैं, राइजोबियम आपका नाइट्रोजन देता है, पर ये नाइट्रोजन का जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पौधों की जड़ों में रहता है, और जड़ों में रह के गार्ड बनाता है, वहीं से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पौधों को देता है। तो ये सिम्बायोसिस के रहता है। ऐसा ही माइकोराइजा भी
सिम्बायोसिस करता है, ये वेस्कुलर बंडल के अंदर रहता है और वहां पे सिम्बायोसिस करके ये पौधे को जो अपना फास्फोरस है वो अवेलेबल कराता है। तो ये फास्फोरस अवेलेबल कराने में बढ़िया रोल है इसका। और एक्चुअली में जैसा हम इसके रिजल्ट क्यों दिखते हैं, धान में आप डाल के देखिए, मक्के में आप डाल के देखिए, रिजल्ट इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये हमने लगातार कई सालों तक अभी हमने फास्फोरस डाला है और फास्फोरस की जो मात्रा है वो बहुत कम यूज कर पाते हैं पौधे। ये जितना हम डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट और टीएसपी, ये जितना भी हम डालते हैं इसकी 20 से 25%, 30% तक मात्रा ही हम बहुत अच्छी कंडीशन में उपयोग कर पाते हैं, बाकी जमीन में फिक्स हो जाती है। और ये जो हमारा फिक्स नाइट्रोजन है, इसको हमको उपयोग करने के लिए हमको ये जो हमारा माइकोराइजा है, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पीएसबी, फास्फेटिका है, इनका उपयोग करने से हमें फास्फोरस सॉल्युबल रूप में उपलब्ध होता है। तो जमीन में अगर आप जितना माइकोराइजा, पीएसबी, इनका जितना अच्छा उपयोग करेंगे, आपका जो फर्टिलाइजर लोड है वो आपका कम होगा। जी जी सर, जी सर, सर बहुत अच्छा। और सर हमें बनखेड़ी केबीके ने जो माइक्रोराइजा है वो मक्के के द्वारा, जड़ों के द्वारा उसको एकत्रित करना बताया था हम लोगों को। बहुत अच्छा सर। वर्मा जी का हैंडल है, मैं उन्हें बुला, तीखड़ वाले वर्मा जी हैं हमारे, उनका हैंडल। आइए वर्मा जी। आदरणीय वर्मा जी। ओम सर, सदन को सादर प्रणाम। सर मैं ये बोल रहा था कि ये मैंने ग्रीन खाद, हरा खाद इस बार लगाया ढैंचा के रूप में और 40 दिन तो हो गया उसको। एक्चुअली मुझे किसान मिले थे तो उन्होंने कहा 10% ढैंचा लगाओगे आप मूंग के साथ में तो कीड़े नहीं आएंगे। तो मैंने देखा कि कीड़े तो नहीं आए, किंतु अभी जब हरे खाद की बात चल रही थी तो मैंने 1.5 एकड़ में करीब ढैंचा लगाया। और एक कृषि वैज्ञानिक थे अपने कर्नाटक के, पी सुरेश नाम था उनका, उन्होंने एक फार्मूला विकसित किया था इसी तरह का ग्रीन खाद के लिए। उसमें 17 से 18 प्रकार के अनाज का एक मिश्रण बना के और वो लगा रहे थे, मतलब तो पूरा संपूर्ण पोषण, कार्बन के अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए वो भी मिल रहे थे उसमें। तो मैंने उसी फार्मूले को, मेरे पास मिल गया था मुझे वो, तो मैंने उसी फार्मूले को अप्लाई करके, सर एक गाड़ी निकल गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप रास्ते में है शायद। तो सर उसी फार्मूले को मैंने विकसित, मतलब अप्लाई करके 1 एकड़ में लगाया है और उसको अब मेरे को जो है बखरना है। तो उसमें ये भी लिखा था कि जब उसको बखरेंगे तो पानी बहुत अच्छा गिर जाना चाहिए या पानी बहुत जम के देना चाहिए। तो वो अभी तो जब पानी गिरेगा तब उसको मैं बखरूंगा। वो एक मेरे सिर के बराबर हो गए, 5-5 फीट के पौधे हो गए कुछ। तो उसका कुछ असर किस तरह से रहेगा वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए वर्मा जी, ये जो आप कर रहे हैं ना, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम कुछ भी खेत में लगाएं, अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग में उपयोग कर रहे हैं तो उसको हार्ड नहीं होने दें, बिल्कुल नहीं होने दें। अगर आपका पौधा हार्ड हो जाएगा, हमने आपको कल जो टेबल बताई थी उसमें आपने देखा होगा, जैसे जैसे वो पौधे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी नाइट्रोजन और फास्फोरस दूसरे रूप में कन्वर्ट होने लगती है, दूसरे रूप में उपयोग होने लगते हैं उसके न्यूट्रिएंट। तो वो जो पोषक तत्व हमको जमीन में मिलाने हैं, वो पोषक तत्व पौधे अपना उपयोग करना शुरू कर देता है और वो उपयोग करके दूसरे कार्यों में लगाता है। तो वो अपना कार्य थोड़ी ना रोकेगा हमारे लिए। और वो सड़ने में जैसे ही हार्ड हो जाएगा आपका तना, तो वो आपका सड़ेगा नहीं, सड़ने में आपको दिक्कत आएगी, अगली फसल आप लगाएंगे तो आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखें। हम उसको बोलते हैं कि जो भी आप ग्रीन मैन्यूरिंग कर रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। जितना नरम होगा उतनी जल्दी सड़ेगा, उतना ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको पौधे को अवेलेबल होगा। तो इसकी जो उम्र हम बात करते हैं 30 से 35 दिन या 40 दिन में, हमको इसको 30 से 40 दिन के बीच हमको ग्रीन मैन्योरिंग का जो भी मटेरियल है उसको जमीन में मिला देना चाहिए। 45 दिन हुए हैं तो अभी मैं आज उसमें पानी देता हूँ और बखल देते हैं उसको, क्योंकि पानी का तो रुका नहीं कब आएगा, तो अभी बखल देते हैं। आप पहले रोटावेटर चला दीजिए उसमें, या प्लाऊ चला दीजिए, प्लाऊ चलाने के बाद आप पानी दे दीजिए। अच्छा ऐसा करें, ठीक है सर। हाँ, पहले आप उसको जमीन में मिलाइए फिर पानी चलाइए।
आप पहले ठीक। पानी चलाएंगे फिर जमीन में मिलाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी, जमीन में ठीक से नहीं मिलेगा वो। ठीक है सर, ऐसे ही करते हैं, आज जी। ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। चलो। और किसी के कोई सवाल हो तो हैंड रेज करें। जी आदरणीय, मैंने जो वो बायोचार बनाने का जो फोटो है ना इसमें ग्रुप में डाले, तो उसको डाउनलोड करके आप स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं, सब लोग उसको समझ भी जाएंगे। और उस कुंटी को अगर अपने क्षेत्र में कोई किसान पर्सनली अगर बनाना चाहता है तो बायोचार बना बना के अपनी खेत की मिट्टी को प्रोसेस करता रहे तो एक बेहतर विकल्प होगा। कौन से ग्रुप में डाले आपने? अपने योगार वाले ग्रुप में डाले हम। एक मिनट भैया, हाँ ये आपने डाला, एक मिनट डाउनलोड कर। जी हो डॉक्टर साहब, मैं कार्बन की बात जो चल रही है, हमारे किसान भाई आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, जी। इसमें कार्बन से कोयले का क्या संबंध है? कार्बन जो कोयला, जितना भी कोयला है वो कार्बन का ही रूप है। जैसे हीरा हम बोलते हैं, हीरा भी कार्बन का ही रूप। इसके अलग अलग जो कार्बन के रूप है उसमें आपका ग्रेफाइट आता है, आपका जो बाद में ये काफी समय तक ज्यादा प्रेशर में रहता है तो यही आपका हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कार्बन के अलग अलग रूप हैं जिनको कि हम अपने उसमें देखते हैं। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो कार्बन आपकी मतलब मैं जो कार्बन स्वयं कुछ नहीं करता, मतलब वो पौधों के द्वारा ना अवशोषित होता है। जमीन में जितना भी कार्बन होगा वो किसी भी स्थिति में पौधे द्वारा अवशोषित नहीं होता है। पौधे द्वारा अवशोषित होते हैं दूसरे पोषक तत्व। तो कार्बन हमेशा जमीन में जो आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो हम पौधे लगाते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होती है। तो इसको जो हम इसलिए जो पर्यावरणविद या जो भी सोशल में लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, जिससे आपकी जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो और वायुमंडल में जो इसका रेशियो है 0.003% होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो बढ़ते जा रही है। ये 0.5 तक हो गई है और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा है। तो अगर इसको हम ज्यादा पौधे लगाएंगे तो आपका जो पर्यावरण होगा वो सुरक्षित होगा। तो जो हम कार्बन बहुत ज्यादा अगर जमीन में डाल देंगे तो उससे भी आपको जो उसके इफेक्ट हैं वो हो सकता है निगेटिव आने लगे। तो इसकी हर चीज की एक लिमिट है। जैसे हम बोलते हैं हवा भी थोड़ी सी लिमिट में ले, पानी भी हम लिमिट में ले। तो हवा पानी जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं शरीर के लिए या पौधों को दे रहे हैं, हर जगह जहाँ जीवन है वहां पर आपको एक वो बनाना पड़ेगा, एक लिमिट बनानी पड़ेगी। जी जी, थैंक यू सर। फोटोग्राफ दिखा रहा हूं मैं आपको, एक मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको? जी सर, दिख रही है। एक मिनट। ये जो भैया ने फोटोग्राफ्स पहुंचाए हैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये दिख रहे हैं? ये बना हुआ बायोचार है। बने सिंह भैया आप इसमें कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। नहीं आदरणीय, अभी फोटो कहाँ दिख रहे हैं? दूसरा फोटो नहीं फोटो दिख रहा है? जी। स्क्रीन पे आ गए ना, देखो। ये नेटवर्क में नहीं रहते हैं इसलिए इन्हें नहीं दिखता। हाँ हाँ ये बात है। जिल्ला जगह छोड़ो, इधर उधर जाओ, लोकेशन बदल लीजिए भैया। तो ये आपको ये जो दिख रहा है, ये जो काला दिख रहा है, ये जो पात्र बना है इसके अंदर ये बायोचार है। इसको मतलब उसकी कंडीशन में जलाया जाता है। ये इसमें ये भी आपका वो है। तो इसमें अगर ऑक्सीजन जैसी आएगी तो ये राख में बदलना शुरू हो जाएगा। ये जलाने का इन्होंने जो प्रोसेस है। इसके अलावा ये जो है, इसके अलावा इसके वो भी आते हैं, ड्रम आते हैं।
जिसमें आप इसको बायोचार को बना सकते हैं। ये इसका शायद मीटर है। ये मीटर के बारे में कुछ बताएंगे भैया, मनीष सिंह भैया? जी आदरणीय, मीटर का उद्देश्य ऐसा रहता है कि जैसे अपन मॉइस्चर चेक करते हैं ना, तो 20 या 25 से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए लकड़ी के अंदर, या जो भी वेस्ट है अपने बायोचार बनाने के लिए जो रखते हैं ना, जी जी। तो उसको इसको ये जो अधिकतम दोनों 25। ये दोनों जो इसकी नॉब है, इसके अंदर लकड़ी के अंदर थोड़ा सा प्रेस करते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, उसको टच करते बराबर वो मॉइस्चर दिखाने लगेगा, तो लकड़ी में 25 से ऊपर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, 25 से अंदर अंदर होगा वो बायोचार बनाने के योग्य लकड़ी होगी। ये आपको उन्होंने ही दिया होगा, जो कंपनी वाले। जी 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 जी। ये देखिए ये जल रहा है। जो हार्ड मटेरियल इसमें सामान्यतः जो अभी मेरी जानकारी में है, अभी तक जो शरद भैया की जो चिंता है, वो चिंता में थोड़ा सा अभी ये नहीं आया है। तो इसमें क्या हो सकता है? कैसा बनता बायोचार, कैसा बनता है? हाँ भैया, अशोक भैया कुछ बोल रहे हैं। ये बायोचार क्या है, कैसा बनता है? ये बायोचार भैया, जो भी आपका सूखा कचरा है उसको आपको बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। कम से कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ये मतलब आपको जलता नहीं है, अध जला रह जाता है। और ये अध जला जो वो है, इसमें कार्बन ज्यादा होता है, मटेरियल आपका वेट लॉस कम होता है, और वही मटेरियल हमारा इसमें उपयोग हो जाता है। ये उसका मॉइस्चर मीटर है, ये अलग अलग पौधों में। इसकी आदरणीय 4 फुट हुए, 4 फुट इसलिए कि वो बार बार हमें जियोटेक देना पड़ता था कि कितना बना, कैसा बना, क्या बना, वो हर बार जियोटेक करना पड़ता था, इसलिए 4 हाँ फुट हुए। हाँ, एक चीज आपने जो कही उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, कार्बन क्रेडिट। ये बहुत बढ़िया विषय है, और इस पे आने वाले समय में हमको चर्चा करनी पड़ेगी। आने वाले समय में जो है कार्बन क्रेडिट का बड़ा रोल होने वाला है हमारे जो कृषि में, कि जहां पर भी हम इस तरह की फसलें उगा रहे हैं जो आपकी ज्यादा पानी लेती है, ज्यादा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करती है, तो उसकी जगह में ये होता है कि हम अल्टरनेट जो सिस्टम है उसका उपयोग करें। जैसे हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, तो फ्लड इरिगेशन की जगह हम ड्रिप पे जा रहे हैं, स्प्रिंकलर पे जा रहे हैं, इस तरह की प्रैक्टिस होती है। दूसरा, आपका जो जमीन में जो ज्यादा नाइट्रोजन वाली फसलें हैं, ज्यादा पानी वाली फसलें, जैसे धान की खेती आप कर रहे हैं, तो धान की खेती की जगह अगर आप दूसरी खेती करते हैं, या धान में आप DSR करते हैं, ड्राई सोइंग करते हैं, तो इसमें हम खेत में पानी नहीं भरते हैं, तो उस तरह की अगर खेती करते हैं तो इसकी जल मांग जो है वो कम हो जाती है। तो ये भी कार्बन क्रेडिट की श्रेणी में आता है। और जो हम सामान्य फसलें कर रहे हैं उसकी जगह अगर हम फलदार पौधे लगाते हैं, तो ये भी, इसमें भी वो कार्बन क्रेडिट की जो वो है, कितना आपका इमिशन कम हुआ, क्योंकि धान की खेती करने में क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन का इमिशन कितना कम हुआ उस पर बात करते हैं। तो ये भी एक जो नया वो चला हुआ है, जिसमें हमारे जो दूसरे देश की मल्टीनेशनल कंपनी ये कार्बन क्रेडिट को आपसे खरीदती है, और उस कार्बन क्रेडिट के आधार पे वो आपको पैसा देती है। और इसमें ये सारा का सारा जो डेटा है वो सैटेलाइट से लिया जाता है, कि आपने कितना इमिशन रुका, कितनी फसल है, कितने एरिया में फसल है। एक कैलकुलेशन होता है कि इतने एरिया में अगर आपकी धान की फसल है तो इतनी मीथेन निकलेगी, और अगर धान पिछले सालों का रिकॉर्ड उसमें देखा जाता है कि पिछले सालों में क्या फसल हो रही थी और आने वाले साल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके आधार पे वो आपको कार्बन क्रेडिट की जो क्रेडिट देते हैं, और उसके आधार पे आपका पैसा वो कंपनी वाले देते हैं। और ये कंपनी वाले जो इनके पर्यावरण की जो उनके वो हैं नॉर्म्स है, उसको फिर वो लोगों जो उनको बताते हैं, उनकी सरकार को बताते हैं कि हमने इतना पर्यावरण का जो नुकसान होना था उसके लिए हमने इतना पैसा खर्च किया। और इस तरह से जो उनको सोशल ब्रांडिंग होती है
कि हम क्या कहना चाहिए कि पर्यावरण के लिए कितना खर्चा कर रही है कोई कंपनी, तो इसके लिए CSR जैसे हमारे यहाँ चलता है, तो इनको कुछ ना कुछ जो पर्यावरण के लिए हर कंपनी को जो भी प्रदूषण फैलाती है उसको करना होता है। तो ये बड़ी कंपनियां इस तरह के कार्य कर रही है। जी, मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे अभी भी इसमें भी थोड़ा मुझे समझना है, जो मैंने समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए बायोचार के लिए मैं एक बार जो जिनकी मैं बात कर रहा था, डॉक्टर आनंद विश्वकर्मा जो एग्रोनॉमिस्ट है, अभी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, तो उनको एक बार मैं आपको बुलाऊंगा, तो वो अपने आप को, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया बायोचार के ऊपर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल में, तो उनका फसलों के ऊपर बहुत काम है बायोचार पे। तो एक बार मैं प्रयास करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम में आ सके, तो निश्चित रूप से हमको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। जी, आदरणीय, कार्बन क्रेडिट का फंडिंग जो है ना, वो जैसे इंडियन ऑयल है, पेट्रोलियम है, बड़े बड़े उद्योगपति है अपने देश के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो पर्यावरण को दूषित कर रही है, उनके द्वारा प्राप्त होता है। जी, अभी ये जो है इंडियन ऑयल वगैरह ये अभी आए हैं, बाकी जो बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, वो ज्यादा काम कर रही भैया इस पे, इनकी फंडिंग ज्यादा है। अभी इंडियन ऑयल वगैरह जो हमारे देश की कंपनियां ये भी कर रही है, पर जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो ज्यादा इस पे काम कर रही है। जी जी जी। और बात को आगे बढ़ाएं, कोई अपनी बात रखें। सर जी ओम, नमस्कार सर, नमन। मैं ये पूछना जानना चाह रहा था जी, ये कृषि विभाग वाले जिप्सम का ज्यादा वो कहते हैं कि जिप्सम डालिए खेत में, तो जिप्सम के क्या फायदे होते हैं जमीन में और कितनी डालना चाहिए, और इसको ऑर्गेनिक खेती में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए सर? देखिए, जिप्सम एक तरह का जमीन से निकाला हुआ क्या करना चाहिए, एक वो है, जमीन से निकाला जाता है। इसमें सल्फर और कैल्शियम होता है। मेनली जो जमीन हमारी एसिडिक हो गई है, तो इसको ठीक करने के लिए हम जिप्सम के उपयोग की बात करते हैं। जहाँ वो क्षारीय जमीन अगर हो रही है, अल्कलाइन जो जमीन है, उसको हम ठीक करने के लिए जिप्सम के उपयोग की बात करते हैं। तो इसमें जब भी हम जमीन में जिप्सम डालते हैं, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड इससे निकलता है और उससे जो जमीन में आपका जो क्षार बढ़ रहा है उसको कम करता है। तो ये जो हम फर्टिलाइजर के उपयोग करने लगा था, तो वहां पर आपका जमीन में जो क्या कहना चाहिए, क्षारीयता बढ़ रही है, तो ऐसी जमीन में आप इसका उपयोग करें। पर जहाँ पे अम्लीय भूमि है वहां पे हम चूने की बात करते हैं। तो अम्लीय भूमि में अगर आपके पीएच अगर 7 से कम हो रहा है, 4, 5, 6 जा रहा है, तो आप उसमें चूने की मात्रा मिलाएं। जिस हिसाब से पीएच जाएगा, तो इसको बेहतर तरीके से किसी आपको जो सॉइल एक्सपर्ट है, सॉइल साइंटिस्ट है, उनसे आपको सलाह लेनी पड़ेगी। वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे कि कितना पीएच है। अगर मैं भी इसको देखता हूँ कि कितने पे कितना आपको चूना डालना है, और एसिडिटी अगर आपको, सैलिनिटी आपकी बढ़ती है, तो उस पर आपका कितना जिंक सल्फेट लगेगा। जी जी सर, ये ऑर्गेनिक खेती में डाल सकते हैं सर इसको? ऑर्गेनिक खेती में रॉक फॉस्फेट तो है, इसका जिप्सम का भी मुझे देखना पड़ेगा। रॉक फॉस्फेट उपयोग किया जाए ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में रॉक फॉस्फेट है, उसकी लिस्ट है एक, मैं उसकी लिस्ट को एक बार फिर से देखूंगा, क्योंकि उन्होंने वो एक सिस्टम डेवलप किया है और उसमें कई सारे जो वो चीजें हैं उनको बैन किया हुआ है। तो सिर्फ जिंक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में रॉक फॉस्फेट एक ऐसा है जो आप खेत में डाल सकते हैं। इसका जिप्सम का मुझे अभी देखना पड़ेगा। जी मैं दादू को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप दादू अपना क्वेश्चन रखें। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। जब जिप्सम की चर्चा हुई तो आदरणीय अशोक पटेल ने पिछले साल बहुत ज़्यादा जिप्सम का उपयोग किया था, तो वो अपने अनुभव बता सकते हैं कि जिप्सम से उन्हें क्या फायदा हुआ है। जी ओम। ओम, जिप्सम अच्छा भूमि सुधारक है और इसको
ऑर्गेनिक खेती में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिप्सम में निश्चित रूप से जो खेती में जो अपनी खेती में जो संदूषण है, जो विपरीत परिस्थिति में लड़ने की शक्ति अपनी भूमि को मिलती है और फसल अच्छी होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी कमी आती है और फसल की पैदावार में भी कमी आती है, पैदावार मतलब बढ़ती है इससे निश्चित ही। जिप्सम एक भूमि सुधारक का कार्य करता है। जिस जमीन का पीएच मान कम होता है उस जमीन में जिप्सम डाल के उसके पीएच मान को बढ़ाकर और उसको एक संतुलित पीएच मान पे जिप्सम के द्वारा लाया जा सकता है। जिप्सम हम डालते हैं, हमारी खेती में जिप्सम डालते हैं, 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं। निश्चित रूप से उसमें फायदा होता है जी। ओम। ये 3 बोरी प्रति एकड़ का क्या रेशो है भैया? अब कोई रेशो ऐसो नहीं है, 3 बोरी प्रति एकड़ डालना है ना, डालना, बस रेशो का क्या मतलब है। कोई अंदाज है, अंदाज से 3 बोरी प्रति एकड़ एक डाल दो कम से कम। हाँ तो अच्छा, तो एक और पटेल साहब, आपने जमीन का जो है, दादू एक मिनट, दादू एक मिनट में अपनी बात रखूं, फिर आप पूछिएगा। मैं अपनी बात रखूं क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट नहीं जाना चाहिए, है ना। जिप्सम से जमीन का पीएच बढ़ता नहीं है, पीएच घटाने के लिए उपयोग किया जाता है जिप्सम हमेशा। इसको आप अच्छे से समझ लें, ये जमीन के पीएच को बढ़ाता नहीं है, पीएच को घटाता है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल आप समझ लें। अगर आपकी जमीन का पीएच कम है तो आप इसका उपयोग ना करें, आप चूने का उपयोग करें। इसको, ये बिल्कुल क्लियर कट है, आप उसको देख लें, गूगल पे देख लें, कहीं भी देख लें। ये पीएच घटाने के लिए उपयोग किया जाता है, पीएच बढ़ाने के लिए नहीं। जी जी, ठीक, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो सकता है। हमारी जमीन का पीएच मतलब 7 से ज्यादा था तो उसको 7 पे लाने के लिए किया हमने। हम कम पीएच नहीं है हमारी जमीन में, पीएच मतलब जो 6.5, ये रेतीली जमीन में होता है जो कम जो पीएच है, वो रेतीली टाइप की जमीन में होता है। जहां पर आप धान का उपयोग, लगातार धान का उपयोग करेंगे, वहां पे पीएच कम होगा। जिन फसलों में जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, आप दूसरी फसलें लगा रहे हैं, वहां पर आपका जो पीएच है वो बढ़ता है, क्षारीयता होती है। जितनी भी पंजाब तरफ की, जितनी भी राजस्थान पंजाब तरफ की जितनी भूमि है, इनका पीएच अधिक है। जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है सर। और अब सर थोड़ा सा एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाना चाहते हैं कि सर ये जो मूंग का बड़ा विषय चल रहा है हमारे यहाँ, और मूंग पे काफी है सरकार नहीं ले रही है, और बहुत सारे 25,000 ट्रैक्टर जबलपुर से लेके यहाँ तक रोड पे आने वाले हैं ये सब। तो सर ये जो सफाया डलता है ये सिस्टमिक तो है नहीं। जब ये सिस्टमिक नहीं है, जड़ों पे मारता नहीं है, तो इसका क्या इफेक्ट है सर मूंग के ऊपर? बहुत बढ़िया भैया, ये प्रश्न आपने बढ़िया प्रश्न किया। एक्चुअली में हम जो सफाया की बात कर रहे हैं, सफाया में टेक्निकल क्या होता है आपका? पैराक्वाट। हाँ, पैराक्वाट। हाँ नहीं, पैराक्वाट। तो पैराक्वाट जो है, पैराक्वाट जब इस पे पौधों पे पड़ता है तो ये सारी सेल को उनको वो कर देता है। ये एक तरह से कांटेक्ट है, जला देता है, पूरी पत्तियों को जला देता है। तो ये जब पत्तियों को जला देता है तो ये पैराक्वाट उसके बाद भी सस्टेन करता है पत्तियों में। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि उपयोग के बाद तुरंत खत्म हो जाता है। तो ये पत्तियों में और जो फलियों में है, उसके साथ ग्रेन में, ये आपके उसमें जाता है और कुछ ना कुछ मात्रा में सस्टेन करता है उसमें। तो इसके कारण इसको कहा गया है कि इसको आप, क्योंकि जितने वीडीसाइड है ये कार्सिनोजेनिक है, कार्बन, ये आपके कैंसर कॉज करते हैं। आप ग्लाइफोसाइड का भी देखेंगे, दूसरे का भी देखेंगे, तो ज्यादातर खरपतवार, जितना क्या होता है कि हमने कीड़े मारते हुए देखा है इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं, पर पौधे जब मरते हैं तो उसके बारे में हमने ज्यादा सोचा ही नहीं। हम पौधे भी तो मर रहे हैं ना, हम कीड़े की बात कर रहे हैं जो उड़ रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा नहीं, पर जिनकी जड़ें हैं, जमीन में जो पौधे लगे हुए थे, वो पौधे को अगर कोई तत्व मार रहा है, कोई केमिकल मार रहा है, तो कितना खतरनाक होगा, इस पर थोड़ा सा गौर करिए। तो निश्चित रूप से तो सर इसका कोई जैसे साइंटिफिक इसका वो है सर कि इसमें इतना नुकसान होता है ये?
ये जरूर होगा, इसका मुझे देखना पड़ेगा, मैंने इस पे थोड़ा सा अध्ययन नहीं किया, तो मैं देख के आपको जरूर बताऊंगा। मतलब सर अभी तक हमने देखा कि माननीय मंत्री जी, डायरेक्टर साहब सभी इस पे बोलते हैं, लेकिन सर आज तक किसी ने मतलब जो एक इसका बायलॉज होना चाहिए कि इतना नुकसान होता है, इतना ये किसी ने नहीं दिया। किस तरीके से वो दाने के अंदर जाता है और किस तरीके से ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें सर इसकी चाहिए। आपने सही एक रिसर्च का नया पॉइंट दे दिया, तो निश्चित रूप से इसको मैं वैसे देखूंगा भी, क्या इस पे कुछ काम हुआ है और नहीं हुआ है, तो हम फीडबैक में भी देंगे रिसर्च के लिए कि इस पे काम किया जाए कि क्या ये वास्तव में कितना अफेक्ट कर रहा है, और क्या ये सही में अगर नुकसानदेह है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एक इस पे भी, हाँ मतलब इसका सर सही वो मिलना चाहिए। हाँ, ये जो है वो मतलब हम लोगों का दिमाग में ये आए कि ये कितना नुकसान करता है और कितना इसको, जो हमारा जो मूंग की फसल है सूखने के बाद, जब मूंग की फलियां तो हमारी जैसे 60% सूख जाती हैं, उसके बाद ये डलता है, क्या सूखी हुई मूंग के ऊपर भी ये इफेक्ट होता है? और पत्तियां जब इफेक्टेड होती हैं, तो पत्तियां इफेक्टेड होने के बाद क्या हमारे मूंग के अंदर वो दवा का असर आता है? ये सिस्टमिक तो है नहीं। ये सारी चीजें सर एक एथेटिक हमें चाहिए कि मतलब आपकी सील लगी हुई बकायदा कि इसमें इतना ये नुकसान होता है। दूसरा सर हमें आपका ये चाहिए कि जो हम लोग कोराजिन डालते हैं जिसपे ग्रीन लेबल है, उस कोराजिन को जब हम लोग स्प्रे करते हैं, जैसे 3 स्प्रे कर रहे हैं मूंग वाले, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जहरीली है। वही कोराजिन आप देख लीजिए सर, वो जो अनार है उसमें 70 स्प्रे हो रहे हैं, ये पूना वाले सर ने बताया। तो वही अनार मंत्री खा रहे हैं और वही मूंग को किसान को बोल रहे हैं सर कि नहीं खरीदना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ना खरीदें, लेकिन सर हमारी मूंग में क्या कोराजिन का इफेक्ट जा रहा है अंदर या क्या है सर, वो थोड़ा सा हमें उसकी डिटेल चाहिए। और ग्रीन लेवल वाली दवा कैसे वो हमारे सीड के अंदर जा रही है, तो उसके विषय में भी सर हमें थोड़ा सा बायोलॉजिकल चाहिए सर। मतलब आप हमें चाहे जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज का दिलवाएं या आपके केवी का मिले, पर हमें लिखित मिले कि इतना इतना इसमें ऐसा नुकसान हो रहा है। जी भैया, बहुत बड़ी चीज आपने कह दी है, क्योंकि लिखित में तो मुझे नहीं लगता कोई संस्था आपको इतना पर्टिकुलर देगी। जो रिसर्च सर गवर्नमेंट कैसे रोक रही है बताइए आप? लिखित अगर नहीं मिलेगा हमें पता कैसे चलेगा सर? भैया थोड़ा सा सुन लीजिए। ये एक्चुअली में क्या है कि देखिए, हम जो चीजें उपयोग में ले रहे हैं इस पे भी काम चल रहा है, और इसके जो रिसर्च पेपर है वो हमको देखने पड़ेंगे। तो जहां तक कोराजन की बात है, कोराजन का जो वेटिंग पीरियड है वो लगभग 70-75 दिन का है। तो ये वेटिंग पीरियड है, मतलब वो दवाई उतने दिन तक कारगर है, वो काम कर रही है इंसेक्ट को किल करने के लिए। अब आज उसकी हो सकता है वेटिंग पीरियड कम हो गया हो, मतलब वो करना, पर वो उसका जहर कम नहीं हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोराजन आपका, पहले तो ये था एक स्प्रे कोराजन का कर दो सोयाबीन में, तो बोले फिर जरूरत नहीं है किसी चीज की। ऐसा ही हुआ था ना भैया, शुरू में कोराजन आया था तो शुरू में यही हुआ था। बिल्कुल, एक स्प्रे होता था कोराजन का, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। वही उसका वेटिंग पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो क्लोरेंट्रिनिलिप्रोल है, इसका वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, और इसको ये नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हम कि हमारे शरीर में नहीं जाएगा। अब ये है कि हमारे शरीर पर उसने वो जो रेसिड्यूज जो उसके जा रहे हैं वो कितना असर कर रहे हैं, इस पे कितना काम हुआ है। तो ये एक रेसिडुअल की एक अलग एक साइंस है कि इस पे भी काम हो रहा है। तो इसमें 2 लोगों की वो होती है, एक तो ह्यूमन जो फिजिशियन होते हैं, वो लोग भी अपने जो ICMR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी उस पर काम करता है, इसके साथ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी काम करते हैं। तो एक तरह से ये मिला जुला एक वो होता है जिसमें इस पर काम होता है कि जो हमारे रेसिड्यू हैं, इंसेक्टिसाइडल रेसिड्यूज हैं, ये किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को हार्म कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मैं थोड़ा सा सर्च करूंगा, क्योंकि बहुत मटेरियल आपने हमको दे दिया है, तो उस पे मैं सर एक और छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा सर, कि इसको कहते हैं सर मूंग को बारूद में उपयोग किया जाता है। अगर सर बारूद में इसका उपयोग होता है तो इसको रक्षा मंत्रालय क्यों नहीं ले लेता सर? ये मुझे इसका उपयोग होता है क्या सर बारूद में सर? इसको मेरे को देखना पड़ेगा, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। मैं देख के आपको जरूर बताऊंगा। बारूद अगर ये इसमें कहीं उपयोग होता है
तो मुझे देखना पड़ेगा जरूर। ये ग्वार गम का जरूर बहुत जगह उपयोग होता है, जो ग्वार फली होती है उसका जो गम है ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल इसके यूज है। मूंग का मुझे देखना पड़ेगा। ग्वार गम है जो अलग अलग जगह पे पैकिंग के लिए हो सकता है उसका उसमें भी उपयोग हो, पर इसको देखना पड़ेगा मुझे। शरद भैया मूंग का नहीं होता, उड़द का होता है। जानकारी मिली ये है। हेलो, एक प्रश्न मेरा ये है कि सरकार जो अभी कह रही है कि हम मूंग नहीं खरीदेंगे, इसमें जहर है, मतलब उनका कहने का मतलब जहर है। अब एक बात बताओ कि ये जो मूंग है ये जाएगी मंडी में, अब मंडी में जाने के बाद में ये पूरे मंडी वाला क्या घर रखेगा क्या एक बनिया, ये पूरे देश में फैलेगी और हर आदमी इसका यूज करेगा, फिर इसमें जहर नहीं रहेगा। वो बात समझ में नहीं आ रही कि ये औंधे सीधे किसान को निपटाने के लिए ही बात करते हैं कि भाई ये है, तो फिर वो माल जाएगा कहाँ? वो तो पूरे देश में जाएगा। जो 5,000 4,000 6,000 जो में बनिया खरीदेगा वो भी सबतूर सप्लाई उतारी करेगा सबतूर, और फिर वो उतारी करके फैलेगा तो पूरे मार्केट में यही मूंग। अब इसको तुम जहर बता के किसान का शोषण कर रहे हो। किसान की जो आर्थिक स्थिति एक मजबूत होने की उसमें है और सरकार मतलब बैन लगा रही है। और एक चीज और है कि सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करके उसका बहुत बड़ा मतलब डंका पीटती है। और अगर वो नहीं खरीदे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, वो डंका पीटने से मतलब क्या? अब लैंड टू लेब किसान जाओ कि पूरे किसान जो वैज्ञानिक है वो जाओ और किसान को कभी किसी चीज में फायदा नहीं हो। किसान को जब फायदा होगा जब उसकी फसल का दाम मिलेगा। जब तक उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, जब तक किसी चीज पे कोई फायदा नहीं होगा। बाकी सब चीज तो ढोंग ढपोसला चल रहा है पूरे देश में। जी ओम, धन्यवाद। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें डाल दिया राउत साहब बेचारे को जी भाई साहब, मैंने कहा आपको पटेल साहब ने आपको बहुत उसमें डाल दिया कि भैया सरकार के प्रति आप ये नहीं। गौर साहब, अशोक भैया का काम ही ये है। अशोक भैया वो क्रांतिकारी है, तो इनका काम ही है और होना चाहिए भाई। हमारी सही क्वेश्चन है, प्रश्न सही है किसान की तरफ से, परंतु फोरम राउत साहब नहीं है। नहीं वो क्या होता है, जो गुस्सा होता है ना भैया, वो कहीं ना कहीं निकलता है। जो अंदर की चीजें नहीं सही पीड़ा है उनकी, सही पीड़ा है। लोगों के बीच में वास्तविकता होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। हम सरकार नहीं खरीदेगी और व्यापारी खरीदेगा तो क्या वो जहर नहीं रहेगा क्या? वो सही बात है कि कोई ना कोई कहीं तो जाएगी। गवर्नमेंट का ये चल रहा है कि अगर ये मूंग तो नहीं खरीदेगी, लेकिन जो किसानों को नुकसान हो रहा है 2,000 रुपये 1,500, वो उसका चल रहा है कि वो पैसा जो डिफरेंस वाला है वो किसान के खातों में देने के लिए। लेकिन किया था कुछ साल पहले सर, 500 रुपए दिए थे शायद। हाँ ऐसे ही कुछ मतलब जो भी रहेगा। देखिए सरकार प्रयास कर रही, तो सरकार बहुत लंबा सोच के कोई भी काम करती है, एकदम हवा में नहीं करती। हमको सिर्फ अपनी चीजें दिखती है, सरकार को सब चीजों को देखना होता है। जब हम वहां जाते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। पहले देखिए, विपक्ष जो होता है ना, उसका काम है विरोध करना, और जो पक्ष होता है उसको सरकार चलाना होता है। तो वो सब तरह की पहलू देखते हैं, कहाँ उससे किस व्यापक नुकसान क्या होंगे उसको देखना होता है। जी सर, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम सफाया से अगर मतलब ह्यूमन को नुकसान है तो हम जो 2,4-D डालते हैं वो डाल लें। आप हमें दूसरा सजेशन मतलब दीजिए। अगर हमें आप ये सफाया बायोलॉजिकल आप बता देते हैं कि भाई ये इतना सीड में जा रहा है, ठीक है ना सर, तो आप जो दूसरी प्रैक्टिस देंगे हम वो वाली करने को तैयार हैं। आप हमें प्रैक्टिस तो दीजिए भैया, सफाया नहीं डालो आप ये वाली डालो, तो हम वो डालने लगेंगे सर। हमें सर मतलब यहाँ कहीं वैज्ञानिकों की बहुत जरूरत महसूस हो रही है भैया, कि वो आगे से आगे हम लोगों को मार्गदर्शन करें कि हम इसकी जगह क्या डालें। अगर कोराजीन से मान लो हमारा नहीं कंट्रोल हो रहा है, और अब तो इल्लियां जो है सर सुनने में आया कि कोराजीन से भी नहीं मर रही, तो आगे चल के सर क्या चीजों से हम लोग कंट्रोल करें जिससे शासन भी ले सके उसको और आदमियों को भी नुकसान नहीं हो और आपके ज्ञान का हम लोगों को उपयोग मिल जावे। ये हमारी सर वो है। तो इस पे थोड़ा सा सर हमें मतलब सफाया के, अगर सफाया नुकसान करता है तो हम क्या डालें, और ये सर एंथेटिक हमें मिले कहीं से भी, चाहे वो कोई भी रिसर्च सेंटर अपना दे कि ये इतना ह्यूमन को ये नुकसान कर रहा है। जी सर।
जी भैया, शरद में भैया आपने राव सर को 2 रिसर्च के लिए दे दिए, मेरे को लगता है 2 रिसर्च और सबमिट करना पड़ेगा पेपर राव साहब को, तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को फायदा होगा। तो दोनों अच्छे पॉइंट दिए आपने जी। सहवाल जी भाई साहब। हाँ जी जी आदरणीय, ये आपकी आवाज भाई साहब, आपकी और आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा जगह बदलें आप, आवाज रुक रही है। जी जी आदरणीय सर, आप आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही आ रही। जी 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 आदरणीय, आज के मुख्य वक्ता हमारे असल में वैज्ञानिक हैं और किसानी और वैज्ञानिकी करते हैं, और जो नीति है और जो राजनीति है उससे परे हैं। तो हालांकि प्रश्न तो उनके पास भी आएंगे ताकि वो नीतियों में अपनी तरफ से सुझाव दे सकें, ये बात भी आई है। हाँ, रिसर्च के विषय किसानों के मध्य से आ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसान अपने अनुभवों के आधार पर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और उस पर रिसर्च होना या जो रिसर्च हुआ है उसका प्रकट होना भी जरूरी है। तो ये बड़ा अच्छा सत्र का माहौल है, और इसी माहौल में मैं आदरणीय पवन कुमार सर को इन शब्दों के साथ स्वागत करता हूं कि असल में सरकार, साहूकार या फिर किसान की जो बातें हैं हमेशा से सर्वदा चलती आ रही हैं, और आज के विषय पर आदरणीय आप अपनी टिप्पणी रखिएगा। जी धन्यवाद दिनेश जी। आज के मुख्य वक्ता रोशन लाल जी को योगाहार के 1500 दिन पूर्ण होने के अवसर पर और सभ्यस्त योगाहार परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये लंबी यात्रा जो है आज इस विषय पर, जिसको मैं आंशिक रूप से ही सुन पाया हूँ, पूरा मैं नहीं सुन पाया आज की चर्चा, कनेक्टिविटी की शायद समस्या की वजह से। तो इसमें हमने सभी किरदारों के ऊपर चर्चा की। ये रिसर्च के जो विषय है, जो केमिकल से आधारित रिसर्च का विषय है, इस पर हमने सभी किरदारों पर चर्चा की। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो रिसर्च का जो काम है सरकार भी करती है, लेकिन जो केमिकल कंपनियां इस केमिकल को बनाने के उपरांत जो फायदा लेती हैं, या उस फायदे पर किसी भी प्रकार का अगर कोई आक्षेप निकल के आता है, तो वो इस तरह की रिसर्च को कभी भी प्रमोट नहीं करती हैं, ना फंड करती हैं। और अगर फंड करके उस रिसर्च को दबाया जा सकता है तो उसको दबाने का भी भरसक प्रयास करती हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनका करोड़ों अरबों रुपए का जो व्यापार है उस पर एक प्रभाव पड़ता है। ये एक सच्चाई है और इसको कई लोगों ने इसके ऊपर अपनी बात भी कही है। तो इस जो चक्र है, ये जो चक्र है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। और मैंने कई वर्ष पहले एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बायो वॉरफेयर। और उस बायो वॉरफेयर में यहाँ तक के लिखा गया था, और अभी उसकी पुष्टि भी हुई है, कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए आपको लड़ाई करने के अलावा अगर आप कृषि क्षेत्र को कमजोर करते हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें आपका जो जनमानस है उसका एक असंतोष पैदा होता है। उसमें जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं, उनको भोजन ज़्यादा दामों पर मिलता है और किसान को उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसका नया उदाहरण नया जो है वो ये है कि अभी चीन के जो 2 रिसर्चर एक ऐसा फंगस लेकर के पकड़े गए अमेरिका में, जो कि वहाँ की गेहूं की फसल में वो सफाचट करने के लिए उसकी काफ़ी ज़्यादा वो है और उसका एक काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो जब ये पकड़े गए, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और ये उनकी जो समस्या आ रही था उसका कुछ समय के लिए तो निदान हो गया। लेकिन ऐसा ही प्रयास दूसरे देश दूसरे जगह पर भी निश्चित रूप से कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक के पेस्टिसाइड रेजिड्यू की बात है कि हमारे वो भोजन श्रृंखला में कितनी मात्रा में वो अक्यूमुलेट हो रहा है, ये डिग्रेड हो रहा है, यानी कि उसकी मात्रा हमने 10 ग्राम डाली, अब वो आगे बढ़ते हुए 10, 15, 20 ग्राम हो गई। एक तो तरीका ये है।
दूसरा ये है कि वो 10 ग्राम डालिए, वो धीरे धीरे कम होते हुए 7, 8, 9 या जो भी है 1 या 0 तक पहुंच गई, उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस विषय के जो ये रिसर्च का विषय है, शायद इस पर काम करने की ज़रूरत है। और काम भी इसमें 2 तरह से, एक तो बायोकेमिकल लेवल पर, जो कि उसके अंदर कितना गया और उसके अलावा उसमें कितना अक्यूमुलेट हुआ, और फिर मानव तक के, ये पूरी श्रृंखला को ही समझना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा जटिल सा है। और चाहे इसमें ICMR भी सम्मिलित हो जाए, उनके निश्चित रूप से पेपर होंगे, उनको अगर ढूंढा जाए, लेकिन वो आसान रूप में कैसे प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि जनमानस, किसान भी उसका उपयोग कर सके, उपभोक्ता भी उपयोग कर सके, ऐसी व्यवस्था अभी तक के बन नहीं पाई है। और शायद कुछ लोग उसको बनने भी नहीं देना चाहते, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अगर ये ऐसा बन गया, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया, तो फिर आपको आगे करने में, कई सारी चीज़ें कहने में, बातें रखने में आसानी हो जाती है, जो कि शायद लोग नहीं चाहते हैं। तो इस परिवेश में, इस परिप्रेक्ष्य में जो ये माहौल है, ये जो माहौल जिस तरह से बनता है, और ये जो, अच्छा एक और मैंने पब्लिकेशन पढ़ा, वो ये था द टेंटेड ट्रूथ, यानी कि जो सच्चाई है उसको कैसे उसमें लिपा की जाए कि जो असत्य चीज है वो सत्य नजर आए, जो सत्य चीज है वो असत्य नजर आए। तो ऐसे भी कैंपेनिंग करते हैं, ऐसे भी उसके लिए अपने प्रयास करते हैं। ये सब किरदारों की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें जिसको लाभ पहुंचने वाला होता है, जिसको लाभ पहुंचता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब ये है कि आपने किसी को घूस दे दी और उससे कहा कि आप सत्य को इस प्रकार से प्रस्तुत करो। आपने किसी को पैसे दे दिया, उसने कहा कि ये जो काम हो रहा है इसको दबा दिया जाए। तो ऐसे करते हुए भी कई तरह की जो परिस्थितियां हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमें बिना किसी चीज में उत्साहित होकर के कि ये सरकार कर रही है या कोई और कर रहा है, इस सारे परिप्रेक्ष्य को समझने की जरूरत है। क्योंकि किरदार अपना अपना भूमिका जो है उसको निभा रहे हैं, और सत्य के प्रति जो है, जो कार्य है, उसके पीछे बहुत ही कम लोग लगे हुए हैं। तो इस चीज के प्रति हमें सजग रहते हुए हमें ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास करना है, जो कि सही चीज को सही परिप्रेक्ष्य में रखते हुए सही चीज ही बताएं, जिससे कि हम अपने उसके अनुसार निर्णय ले सकें। अभी नहीं तो क्या हो रहा है कि इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि अगर ये केमिकल नहीं डाला तो ये नुकसान इतना हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसका जो विकल्प है उसको कभी भी नहीं दिया जाता है या उसको छिपाया जाता है। तो मुझे तो आज जो मेरी चीज़ समझ में आई है, मैंने अपने कुछ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि हम इस विषय पर और शोध करते हुए ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास करें जो कि सत्यता की तरफ आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हों। उनको मंच नहीं मिल पा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो शायद हम अपने कामों में सफलता की तरफ बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से आपने जो बातें कही है, इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो बायोलॉजिकल वारफेयर की जो चर्चा हो रही है। अभी पेपर में कुछ उसमें गूगल पे आ रहा था कि पाकिस्तान ने भी पंजाब में कहीं वो किया है, जो हमारा पंजाब प्रांत है, तो धान के ऊपर कुछ उन्होंने बायोलॉजिकल वारफेयर यूज किया है। तो ये इस तरह की भी चीजें कहीं ना कहीं होती रहती है, और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा विषय है। और आने वाले समय में ये एक जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के देश हैं, ये नए उस पर काम कर सकते हैं जिनका की कोई कल्चर नहीं है, जिनका कोई नैतिकता जिनमें नहीं है, वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। एक अभी एक थोड़ी सी खुश होने वाली मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, तो उसको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर ने एक नया काम किया है, और उसमें उन्होंने 14 फंगस को यूज करके उन्होंने ये देखा है कि 15 दिन में आपका जो भूमि का पूरा जो केमिकल है उसको वो डिग्रेड करके वो कर रहे हैं, और वो उनका ये कहना है कि 98% तक ये डिग्रेड कर रहा। तो ये एक आशा की किरण दिख रही है। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि ये इस पे अगर आगे काम होता है, और अगर वो
50% भी कर रहा है तो हमारे लिए बहुत आशा की किरण है। तो ये एक अच्छा प्रयास मुझे दिखा, तो इसको भी मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। और निश्चित रूप से केमिकल्स को बढ़ावा देते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। हमारे आस पड़ोस में जितने भी आप छोटे छोटे गांव में जाइए, आपको पेस्टिसाइड की कम से कम 6-7 दुकानें मिल जाएगी। जहां कुछ नहीं होगा वहां पे भी आपको पेस्टिसाइड की दुकान मिलेगी, एग्रोकेमिकल्स की दुकान मिलेगी। तो आखिर इतना आकर्षण क्यों है? आकर्षण इसलिए कि इसमें मार्जिन बहुत है। और अगर आप बायो की देखेंगे तो जिले में एक भी दुकान आपको जो आपके नेचुरल कंट्रोल की बात करें, हम आपको लाइट ट्रैप की बात करें, हम ल्यूर की बात करें, हम फेरोमोन ट्रैप की बात करें, हम दूसरे येलो स्टिकी ट्रैप की बात करें, तो ये आपको अपने शहर में नहीं मिलेंगे। तो इनमें मार्जिन कम है, इनकी जो लोकप्रियता है वो किसान, जो एक्सेप्टेंस है किसानों के बीच वो कम है। तो किसान क्या चाहता है? रेडी, बिल्कुल अभी डाला तुरंत मिले। तो ये जो सोच है, ये जो भाव है, ये उसको उस दिशा में आकर्षित करता है कि वो दवाई डाले। और उसकी जो केमिस्ट्री है, उसके पीछे जो नुकसान होने वाला है, जो अंदर की बात है, उसको वो नहीं समझना चाहता, या उसका जो त्वरित स्वार्थ है वो उसको रोकता है कि नहीं, ये करेंगे तो अभी हम, अगर फसल खत्म होगी तो कौन आएगा। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी भी उसको इस तरह प्रेरित करती है कि वो मतलब इस तरह की चीजों को उपयोग करे। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा इसका जो प्रचार प्रसार है इसका भी अभाव है। कहीं ना कहीं हमारा जो राजनीतिक तंत्र है वो भी इनसे बायस्ड रहता है, इनके सपोर्ट में काम करता है। क्यों? क्योंकि सबको पैसे की आवश्यकता हर जो तंत्र है उसको होती है। तो ये भी इनसे जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ा कॉकस है जो केमिकल इंडस्ट्रीज का। तो इसको अरबों खरबों का बिजनेस एक एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट से अगर 1 अरब रुपए और उससे ज्यादा पैसा निकल के जा रहा है, तो ये इंडस्ट्रीज का जो प्रभाव है वो कितना होगा आप सोच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा कठिन विषय है। निश्चित रूप से इसमें बहुत मतलब मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं कह सकता। आप लोग भी थोड़ा सा दूसरे जो विकल्प हैं उन पे हम खेती में चर्चा करें। क्या हम जो केमिकल के अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं, इन पर जी ओम दादू बोलिए। जी ओम सर, जैसे हमने फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड क्या फसल में उपयोगी है या नहीं है? दादू, ये फास्फोरिक एसिड जो होता है वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसको हम जो ड्रिप में इसमें इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस इससे जल्दी अवेलेबल फॉर्म में आपको मिलता है। तो ये ज्यादा जल्दी आपको पौधों को अवेलेबल होता है। तो इसका नहीं, फास्फोरिक एसिड से क्या पत्तियों को सुखाया जा सकता है या नहीं? कोई भी एसिड्स को आप उपयोग करोगे तो पत्तियां सूख जाएगी। किसी भी तरह का एसिड आप पत्तियों पर डालेंगे, पत्तियां सूख जाएगी।